नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कई लोग पूछते हैं नेट में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि हम एक पिटीशन फाइल करना चाहते हैं माननीय हाई कोर्ट के सामने या फिर रिट फाइल करना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट बताइए, किस तरीके से फाइल होती है और क्या प्रोसीजर यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, हर हाई कोर्ट के अपने-अपने नियम होते हैं। लॉ एक अलग है और जो रूल्स बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो लॉ में अगर लॉ एक दफ़ा डिफाइंड हो जाता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर लॉ के। अब रूल्स जो बनाए जाते हैं ताकि जो लॉ को आराम से मतलब एक तरीके से एक कन्वीनियंट वे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब जैसे कई क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन है उसका क्या फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट कोई हमें बताएं। तो देखिए दोस्तों, कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस प्रोसीजर्स होते हैं हर हाई कोर्ट के, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, चाहे पटना की कोई हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। सबके अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स होते हैं। वो रजिस्ट्री जो है वो उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पे ही पिटीशंस एंटरटेन करती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यह ज़रूरी हो जाती है, जब भी पिटीशन फाइल करें उनके रूल्स को अच्छे से समझ लें, रजिस्ट्री से कांटेक्ट करें। जो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, कोशिश करें किसी काउंसिल के थ्रू फाइल करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इन पर्सन के तौर पे भी आप फाइल कर सकते हैं, सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में इन पर्सन। लेकिन सिविल मैटर्स की तरह ये क्रिमिनल मैटर्स जो है वो अलग होता है। इसमें आप सिर्फ इन पर्सन खुद अपना केस लड़ सकते हैं। दूसरे पर्सन का आपको केस लड़ने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउ नहीं करता है जब तक कोर्ट कोई स्पेशल परमिशन ना दे दे कि आप उसके बिहाफ पे आप एक्ट करें। तो सेक्शन 2 जो है वो प्लीडर की जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन हम उससे पहले 482 को देख लेते हैं। 482 का जो प्रोसीजर है उसमें देखिए, वो कहीं ये मेंशन नहीं किया कि किस तरीके से कोर्ट में पिटीशन 482 की फाइल करनी है। 482 होता क्या है? सीआरपीसी 482 सीआरपीसी एक इनहेरिट पावर्स होती है कोर्ट के पास कि जो अगर कोई जहां से कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो लोअर कोर्ट्स के पास, तो आप हाई कोर्ट के पास अपनी एक इनहेरिट पावर्स होती है। उस इनहेरिट पावर्स का यूज करके कोर्ट जो है, माननीय कोर्ट है, वो रिलीफ दे सकती है। अब वैसे सिविल कोर्ट्स में 151 सीपीसी की पावर होती है, इनहेरिट पावर्स। सिविल जज होते हैं जूनियर डिवीजन के पास भी इनहेरिट पावर्स होती है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में सिर्फ इनहेरिट पावर्स माननीय हाई कोर्ट के पास होती है। इवन एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी ये इनहेरिट पावर्स नहीं होती हैं, जो कि सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के पास होती है। अब इस 482 सीआरपीसी की जो पिटीशंस हैं वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन करनी हो, कोई सेटिसाइड करनी हो, जहाँ कोई रिवीजन पिटीशन की जो रेमेडी आपने सेशन कोर्ट में ही ख़त्म कर दी है और आगे कोई रेमेडी नहीं पड़ी है आपके पास, कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं बचा है कि हाई कोर्ट में जाने का, तब भी आप 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जहाँ फिर कोई क्वेश्चन करनी हो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, एफआईआर को क्वैश करना हो, एफआईआर को क्वैश करना हो या चार्जशीट को क्वैश करना हो, इवन चार्जेस फ्रेम कर दिए हो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने, उसके ऊपर भी आप 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर कोई क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन अगर आपने फाइल की हुई है, उसकी रेमेडी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर तब भी आप माननीय हाईकोर्ट के सामने 482 सीआरपीसी की पिटीशन डाल सकते हैं। और अगर जहाँ फैमिली कोर्ट्स नहीं है, वहाँ पे अगर 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट सुन रहे हैं और उसके ऊपर रिवीजन पिटीशन डाली जाती है, वो सेशन कोर्ट में डाली जाती है, फिर उसके ऊपर आप 482 सीआरपीसी की भी पिटीशन डाल सकते हैं माननीय हाई कोर्ट के सामने। लेकिन अब 482 की जो फैमिली कोर्ट्स हैं बन गई हैं कई जगह, सब जगह जहाँ भी एक पॉपुलेशन एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, तो वहाँ फैमिली कोर्ट्स बन चुकी हैं। अब वो फैमिली कोर्ट्स के ऊपर जो है वो सिर्फ रिवीजन पिटीशन डाली जाएगी, तब
हम वहाँ जहाँ रिवीजन पिटिशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जब प्रोविजन अवेलेबल हो, तब फिर 482 सीआरपीसी की जो पिटिशन नहीं को एंटरटेन नहीं की जाती है। कोर्ट ये कहती है कि आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, रेमेडी अवेलेबल है, तो आप 482 की सीआरपीसी की पिटिशन को ना करके बल्कि इसे विड्रॉ करके आप रिवीजन पिटिशन डालिए। देखिए दोस्तों, रिवीजन पिटिशन और 482 सीआरपीसी लगभग मिलती जुलती हैं, पिटिशन में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फॉर्मेटिंग जो है लगभग सबकी एक जैसी होती है। मैं थोड़ी सी फॉर्मेट इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है और किस तरीके से पिटिशन फाइल की जाती है, ताकि एक थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए जब भी आप पिटिशन फाइल करें, जब भी आप माननीय हाईकोर्ट के सामने पिटिशन फाइल करें। और अगर कोई स्मॉल कॉज मैटर है, जहां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉयर की फीस, या आप अपने कन्वीनियंट है, आप उसी शहर में रह रहे हैं जहां आपकी माननीय हाईकोर्ट की जो ब्रांच है वो जो बेंच है वो मतलब स्थित है आपकी के शहर में, तो आप उसके अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ये आप जरूरी नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस केस हुए या 125 सीआरपीसी या 498 के सीआरपीसी, और भी दूसरे भी जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें भी आप ये रेमेडीज जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप पिटीशन फाइल करेंगे तो एक पेपर डेवलप कर लिया गया है कि एक पेज होना चाहिए जिसपे अगर आप फिजिकल फॉर्म में आप फाइल कर रहे हैं, तो अभी तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपना वो बना रखा है कि A4 साइज का जो पेपर है वो यूज होगा। पहले लीगल साइज का पेपर यूज करते थे, लेकिन जो अब 16/3/2021 से A4 साइज का पेपर यूज करने को बोला है, जिसमें मार्जिन देना बहुत जरूरी होता है। जैसे 1.5 लाइन का जो मार्जिन है वो आपको देना होगा, और राइट और लेफ्ट साइड पे 4 सेंटीमीटर का भी मार्जिन देना होगा, और टॉप और बॉटम में 2 सेंटीमीटर का मार्जिन जो है ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने मतलब ये प्रैक्टिस डायरेक्शंस में बता दिया है। पहले लीगल पेपर यूज करते थे और राइट और लेफ्ट का मार्जिन अलग अलग होता था, फिर 5 सेंटीमीटर का देते थे, अब 4 सेंटीमीटर का कर दिया। और चूंकि A4 साइज छोटा पेपर होता है तो इसलिए जो मार्जिन है वो 1.5 लाइन का कर दिया है, पहले 2 लाइन्स का किया जाता था मार्जिन। तो ये आप अपने जहाँ पर भी आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो पहले वहाँ के प्रैक्टिस डायरेक्शंस को जरूर देख लीजिए कि क्या कहती हैं प्रैक्टिस डायरेक्शंस। तो मोर और लेस सबके केस पर जो प्रोसीजर्स हैं लगभग सेम ही होते हैं, तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्शन यही लग जाएगा, नहीं तो जब भी आप पिटीशन फाइल करेंगे कि ये प्रैक्टिस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपनी डायरेक्शंस हैं, तो सबकी अपनी एक प्रैक्टिस डायरेक्शंस होती हैं, उसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि किस तरीके का पेपर यूज होता है। तो खैर मैं अब उसमें ना जाके पेपर मार्जिन को छोड़ता हुआ आप ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से फाइल करनी है। देखिए, जैसे एक पिटीशन है तो सबसे पहले जब भी पिटीशन फाइल करेंगे तो उसका एक इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। बिना इंडेक्स के आपकी जो पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैंने एक फॉर्मेट बनाया इंडेक्स का, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। जब भी इंडेक्स होगा उसका एक टाइटल होगा इन द हाई कोर्ट ऑफ, जैसे कोई आप फाइल कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और इसके साथ में लिखेंगे एट कहाँ है, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश है उसमें जैसे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो ब्रांच है, मतलब जो बेंच है ग्वालियर भी होती है और एक भोपाल भी होती है। सिमिलरली जो छोटी स्टेट्स हैं उनकी तो एक ही होती है, तो इसलिए एट वर्ड यूज लिखना जरूरी है जहाँ पे भी। या तो मान लीजिए चंडीगढ़ में फाइल कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में होगा CHANDIEARH, और अगर आप दिल्ली में हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं कोई पिटीशन तो यहाँ पर लिखेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। तो इस तरह से एक टाइटल होना बहुत जरूरी है जब भी आप केस फाइल करेंगे, तो इसके लिए इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट दिल्ली ऐसे करके आप लिखेंगे। तो और जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस केस फाइल पिटीशन, और उसका केस टाइटल बहुत, हेडिंग ऑफ द केस बहुत वेरीफाई कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्टेट की हाई कोर्ट के अपने ही केस टाइटल डेवलप किए होते हैं। मान लीजिए अब दिल्ली हाई कोर्ट है तो वहाँ पर यूज किया जाता है CRLMC, तो ये मीन्स क्रिमिनल मिसलेनियस केस, और इवन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहाँ यूज किया जाता है CRMM मीन्स क्रिमिनल मेन केस। तो ये जो है जो 482 की जो भी पिटीशन डाली जाएगी उसमें ये एक टाइटल होना जरूरी है। और अगर रिट पिटीशन डालेंगे तो उसका अलग टाइटल होगा, उसे लिखेंगे WPC या WPCRL,
जो अगर वो क्रिमिनल पिटीशन है तो अगर हम सिर्फ अभी सिर्फ 482 सीआरपीसी की पिटीशन तक ही सीमित रहते हैं। और दूसरा अगर आपने अलाउ करें, दूसरा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अगर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि कौन से तरीके का वीडियो बनाना है, तो फिर हम आपके लिए वो वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी टाइटल है वो होना जरूरी है, इसलिए आप रजिस्ट्री से पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा कि किस तरीके का टाइटल है जो 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाल रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बारे में बताया है। आगे देखिए, फिर उसके बाद ये लिखना है इन द मैटर ऑफ, किसके साथ मैटर क्या है। अगर मान लीजिए आप 482 सीआरपीसी की पिटीशन चार्जेस के ऊपर फाइल करने मतलब फाइल कर रहे हैं कि आपके ऊपर मजिस्ट्रेट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, तो अपने जितने भी पिटीशनर्स हैं उन सबका नाम यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ एक करके भी लिख सकते हैं, मतलब घर के 10 लोग हैं तो सिर्फ ऐसे जैसे लिख सकते हैं मिस्टर, नाम मैं कोई नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ मिस्टर ABC एंड अदर्स। तो कोई भी नाम होंगे जो उनके नाम होंगे, जैसे जो भी पिटिशनर हैं जो उनका अपना नाम लिखना होगा, श्री ABC एंड अदर्स, ये सारे हो जाएंगे पिटिशनर्स जितने भी हैं। सारे सबके डिटेल्स नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप मेमो ऑफ पार्टी होगा उसमें आप लिखेंगे, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ आप यही वर्ड यूज करेंगे, जो मतलब जो भी फर्स्ट नेम जिसका होगा वो लिखेंगे, बाकी सबको एंड अदर्स में डाल देंगे। और अगर एक ही 2 पिटिशनर है तो सिर्फ अदर्स नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ आप ये लिखेंगे एंड अनदर, ये वर्ड लिखेंगे। वर्सेस जिसके ऊपर आप डाल रहे हैं केस, जिसके अगेंस्ट है, जैसे वर्सेस बनाम जिसके अगेंस्ट है। तो कोई अगर सिर्फ क्रिमिनल मैटर है तो जाहिर है कि स्टेट होगी, तो फिर आप लिख सकते हैं स्टेट ऑफ जो पंजाब है, तो अगर मान लीजिए दिल्ली का है तो स्टेट ऑफ दिल्ली लिखेंगे, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एंड अगर कोई कंप्लेनेंट को भी पार्टी बनाया तो फिर लिख देंगे अनदर, तो ये सब हो जाएंगे रिस्पोंडेंट्स। और अगर पंजाब में डाल रहे हैं किसी पंजाब की किसी कोर्ट मतलब जहां केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वहां पे लिखेंगे स्टेट ऑफ पंजाब। अगर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, तो मैं सिर्फ दिल्ली तक का ही लिख रहा हूँ, तो स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ही लिखेंगे। एंड अनदर में जो कंप्लेनेंट होगा उसका नाम लिखेंगे, जो होगा कंप्लेनेंट उसके बारे में बताना होगा आपको। ये सारे हो गए रिस्पोंडेंट्स। फिर आगे होगा इंडेक्स हमेशा इस तरीके से बनाना है आपको। एक तो लिखना है सीरियल नंबर, दूसरा लिखना है पर्टिकुलर्स, इसके बाद लिखना होगा डेट, इसके बाद लिखना होगा पेजेस, और कोर्ट फीस जो भी है उसके वेरीफाई करना होगा कोर्ट फीस। तो जब भी आप 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करेंगे तो इसमें ये सारी इस तरह से इस फॉर्मेट पे इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बिना इंडेक्स के जो भी पिटीशन है वो ली नहीं जाएगी, सिर्फ इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई साथ में अगर पिटीशन अर्जेंटली सुनना चाहते हैं तो एक अर्जेंट फॉर्म भी अवेलेबल होता है, आप उस अर्जेंट फॉर्म जो स्टेशनरी की शॉप से मिल जाता है वहाँ से आप ले सकते हैं, और क्योंकि वो उसी फॉर्मेट पे आपको अपने ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे क्यों आपको अर्जेंट ये हेयरिंग सुननी है, तो वो फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ उसमें कोई जरूरत नहीं है लगाने की, लेकिन लगाएंगे तो अच्छा रहेगा अर्जेंट फॉर्म। और साथ में डेट, जिस डेट को आप फाइल करेंगे, पेजेस जो होंगे इसका कोई पेज नंबर देने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अगर फॉर्म है तो। और कोर्ट फीस है तो जितनी कोर्ट फीस जो होती है कोर्ट की उस हिसाब से आपको लगाना होगा। जैसे कि कई जगह 2.5 रुपया फीस है तो 2.5 रुपया लिखना ही पड़ेगी फीस। नहीं भी पता है कोर्ट फीस तो इसको खाली छोड़ दीजिए, लास्ट में टोटल है वो अंदाजे से आप लिख सकते हैं जितनी भी फीस है। तो अनेक्शंस को सारा कैलकुलेट करते हुए सारी जो भी कोर्ट फीस है उस सबको हिसाब से लिखना ही पड़ेगी आपको। अच्छा, फिर सेकंड पोर्शन आता है सिनॉप्सिस एंड लिस्ट एंड डेट्स एंड इवेंट्स। तो ये सिनॉप्सिस का एक कॉलम लिखना बहुत जरूरी है कि डेट्स एंड इवेंट्स क्या हुए हैं, सारा आपको एक 3 4 5 दिल्ली हाईकोर्ट से 5 पेजेस से ज्यादा नहीं लेती है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 5 से अब पेजेस भी ले लेती है। तो जितना हो सके कंसाइज फॉर्म में अपने जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स के अंदर मेंशन करने होंगे। वो मैं आपको अभी वीडियो जारी कंटिन्यू में रहिए, मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे लिखना है आपको। फिर होगा मेमो ऑफ पार्टीज, ये ऐड करना बड़ा जरूरी है। मेमो ऑफ पार्टीज में एड्रेसेस होते हैं जो भी पार्टीज के आप जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं उसका डिटेल्स पूरा कंप्लीट एड्रेस, जैसे पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूरा कंप्लीट हो, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसमें सारी लिखिए। और अगर कोई कंप्लेनेंट का कोई मोबाइल नंबर भी पता है तो मोबाइल नंबर भी जरूर लिखिए कंप्लेनेंट का, जो आपने जिसको आपने रिस्पोंडेंट बनाया। फिर इसके बाद आएगी जो मेन पिटीशन जो है,
मेन पिटीशन होनी चाहिए जो आप 482 में लगाएंगे पिटीशन, वो इसमें इस सीक्वेंस में होनी चाहिए विद एफिडेविट, मीन एफिडेविट भी साथ अटैच होना चाहिए। बिना पिटीशन के अगर सपोर्टिंग एफिडेविट नहीं है तो रजिस्ट्री आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसलिए साथ में एफिडेविट भी होना जरूरी है। वो कैसे लगाना है एफिडेविट वो भी मैं वीडियो के एंड में पूरा आपको बताऊंगा। आगे फिर है जो भी एनेक्शर्स हैं, जिस एनेक्शर्स के आप जा रहे हैं वो सारे आपको टाइप फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट जो है लेजिबल फॉर्म में डॉक्यूमेंट लेगा। अगर कोई फोटोकॉपीज लगाएंगे तो उसके लिए आप एग्जामिशन, अगर लेजिबल है वो फोटोकॉपीज तो बेशक लगाइए, लेकिन उसके लिए आपको एग्जामिशन लेनी पड़ेगी। अगर टाइप्ड करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइप्ड फॉर्म में ही आपको फोटोकॉपीज जितने भी मतलब एनेक्शर्स हैं वो फाइल करने होंगे। तो ये सारे, चाहे अगर आप FIR को क्वेश कराने जा रहे हैं तो FIR की टाइप्ड कॉपी चाहिए। अगर चार्जशीट को फाइल कराने जा रहे हैं तो चार्जशीट जो है जो भी कंटेंट्स हैं चार्जशीट के वो टाइप फॉर्म में चाहिए। अगर चार्जेस कोई इम्पिंज्ड ऑर्डर, मजिस्ट्रेट साहब ने इम्पिंज्ड ऑर्डर चार्जेस फ्रेम कर दिया तो चार्जेस को टाइप्ड फॉर्म में लगाना होगा आपको, और वो टाइप्ड फॉर्म में रहे तो सबसे अच्छा है। अगर लेजिबल फॉर्म है, हिंदी रिटन आर्टिकल है, मतलब सॉरी हैंड रिटन आर्टिकल्स हैं, तो वो हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आपको, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो वर्नाकुलर्स में ऐड करेगा, वो अगर दिल्ली हाई कोर्ट है तो वो साथ आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ में टाइप्ड कॉपीज जरूर लगानी है आपको। बिना टाइप्ड कॉपी के वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। कोर्ट सिर्फ टाइप कॉपी या लेजिबल कॉपीज होगी वो एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद जितने भी एनेक्शर्स हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं वो सब लगाइए आपके पास जो भी अवेलेबल है। और फिर जब में कोई स्टे मांग रहे हैं प्रोसीडिंग्स के लिए तो आप एक मिसलेनियस एप्लीकेशन भी आपको साथ लगानी पड़ेगी, जिसका अलग से नंबर आएगा क्रिमिनल मिसलेनियस का। ये किस तरह लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो और ये क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन जितनी भी लगानी है वो सब लगाइए। और जितनी अगर एग्जामिशन है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप मालूम है कि बहुत बल्कि है, आप टाइप नहीं कर सकते हैं, तो आप एग्जामिशन ले सकते हैं और कोर्ट से रिलैक्सेशन मांग सकते हैं। कोर्ट आपको एग्जाम्प्ट कर देगा या फिर टाइम ग्रांट कर देगा कि जब पेंडेंसी ऑफ जब भी एडमिट हो जाए तो उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं जब कोर्ट डिमांड करे तो या फिर सर्टिफाइड कॉपीज अगर आपके पास नहीं है, कोशिश कीजिए सर्टिफाइड कॉपी लगाइए। अगर सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है उसकी भी एग्जामिशन की एप्लीकेशन लगाइए। तो दोस्तों तो बात ये है कि जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे लगाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, ये एंड में लगाई जाती हैं जो भी आपके एनेक्शर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये सारी कॉपीज जो हैं, जो भी कॉपीज हैं ये लगेंगी फर्स्ट साइड पे, जहाँ पे एनेक्शर्स जो है इसके बाद अर्जेंट फॉर्म है, इसके नीचे जो है यहाँ पे लगेंगे अर्जेंट फॉर्म के नीचे, मींस मेमो ऑफ पार्टीज से पहले और जो अर्जेंट फॉर्म से नीचे लगाई जाएंगी। तो यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशंस ऐड होंगी जितनी भी हैं अर्जेंट फॉर्म की या क्रिमिनल मिसलेनियस है, जो ये इसके लग से आपको डालनी पड़ेंगे पंजाब में। इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ किस साइड पे आपको वो पिटीशन जो है कहाँ फाइल कर रहे हैं। तो इसलिए एक दफ़ा उसको मतलब जो रूल्स हैं अच्छे से देख सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे इसको अलग अलग फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, तो मतलब जो मैं इस पिटीशन को अलग अलग करके भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो इसलिए जरूरी बहुत हो जाता है कि आप कहाँ फाइल कर रहे हैं उस सबको आपको देखना होगा। बिना अगर जिस स्टेट में भी आप फाइल करेंगे तो उसके हिसाब से आपको रूल्स को फॉलो करने होंगे। अदरवाइज मैंने सिर्फ दिल्ली का बताया, अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो ये सारी मिसलेनियस पिटीशन जो है ये अर्जेंट फॉर्म के नीचे लगेंगे, सेकंड और थर्ड के अंदर आएगी सिनॉप्सिस से पहले। और इन केस अगर वकील के थ्रू जा रहे हैं तो आपको वकालतनामा भी देना पड़ेगा। अगर वकील के पास नहीं जा रहे हैं तो आप इसको हटाएंगे, इस वकालतनामा नहीं लगाएंगे इसमें, इसको वकालतनामा को हटाना पड़ेगा आपको। अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो आप स्पेशल पावर अटॉर्नी भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद ही हैं, पार्टी हैं और एक और पार्टी हैं उसके बिहाफ पे भी आप लड़ना चाहते हैं तो स्पेशल पावर अटॉर्नी भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन से ही अलाउ होगा। अगर कोर्ट दोनों पहली हियरिंग में आपको जो मान लीजिए 2 पार्टीज आती हैं तो दोनों को कोर्ट के सामने अपेयर होना पड़ेगा। कोर्ट आपको डायरेक्शन देती है कि एक आदमी अपेयर हो सकता है तो दूसरा आदमी के बिहाफ पे स्पेशल पावर अटॉर्नी फाइल कीजिए, तो फिर आप स्पेशल पावर अटॉर्नी दूसरे पिटिशनर के नाम पे बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल पावर अटॉर्नी किसी थर्ड पर्सन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउ नहीं करता है कि आप थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे कोई केस फाइल करे।
तो ये और साथ में ये लिखा है टोटल कोर्ट फीस। टोटल कोर्ट फीस जो है जितनी भी बनेगी उसके हिसाब से आपको लगानी पड़ेगी। अनेक्शंस की जैसे दिल्ली में 0.75 पैसा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 0.65 पैसा है, तो उस हिसाब से एक कोर्ट फीस को कैलकुलेट करना होगा और हर पिटीशन का जो होगा उसके अलग अलग रेटिंग्स हैं, उसके हिसाब से आपको फाइल करनी होगी। इसलिए टेबल चार्ट भी कई वेबसाइटों में हाई कोर्ट में बना रखा है, उस टेबल चार्ट को भी आप देख सकते हैं। और नहीं अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हैं। डेफिशिएंट कोर्ट फीस आपको रजिस्ट्री खुद ही बता देगी कि इतनी अमाउंट की आपको कोर्ट फीस आपकी डेफिशिएंट रह गई है, तो उस हिसाब से आप फाइल कीजिए। तो फिर बाद में ये कोर्ट्स कई जगह हैं, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वो ये भी कहती हैं कि नीचे अपने नोट्स लिखिए जो भी, और साथ में ये भी डिक्लेरेशन दीजिए कि कोई सिमिलर केस नहीं पेंडिंग पड़ा है। तो ये हर कोर्ट्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, उस हिसाब से आपको देखना है। और जब भी इंडेक्स करता है इंडेक्स को आपको साइन जरूर करना है। और अगर इन पर्सन आ रहे हैं तो इन पर्सन ही साइन करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप पिटिशनर के नीचे आपको लिखना होगा इन पर्सन करके आपको साइन करना होगा, थ्रो इन पर्सन करके साइन करना होगा। जो भी पिटिशनर है पूरा नाम डालना होगा और उसके सिग्नेचर होंगे, नेम भी, डेट भी डालनी होगी और फिर प्लेस डालना होगा। ये तो था इंडेक्स का। आगे हम चलते हैं इसके आगे कि आगे क्या करना है। फिर आप देखिए लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कैसे बनाने हैं। लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स भी इसी तरीके से बनाने हैं। मान लीजिए कोई 498 का केस है तो उसमें आपको थोड़ा से ब्रीफली कंसाइजली इवेंट सारे मेंशन करने होंगे। मान लीजिए 1 जनवरी 2018 को शादी हुई है तो लिख देंगे मैरिज टुक प्लेस एट सो एंड सो। ये आपको अपने वर्डिंग्स पे लिखना है। और फिर उसके बाद जितना हो सके ब्रीफ कंसाइज फॉर्म में लिखिए। कंप्लेंट नेम फाइल्ड बिफोर, जो भी नाम है कंप्लेंट का नेम का उसका आप लिखना होगा कि फाइल्ड दी कंप्लेंट होगी बिफोर द वुमेन सेल। फिर पुलिस ने कौन सी तारीख को रजिस्टर की एफआईआर नंबर जो भी है पूरा डिटेल्स लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ द एफआईआर लिखेंगे, पूरा डिटेल्स बताना होगा एफआईआर का जो भी है आपको यहाँ पे डेट्स एंड इवेंट्स। अगर 125 सीआरपीसी का केस है तो तब भी आप एफआईआर ना बता के ये बताएंगे कि जो पिटीशन फाइल की हुई है जो भी की है, और फिर उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ली जो भी लिया, सारे इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल में। ऐसे नहीं कि एक इवेंट आप ऐसे 2018 का लिख रहे हैं फिर 2021-20 का डाल रहे हैं फिर 2019 का। सीक्वेंस में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी आप मटेरियलिस्टिक फॉर्म में है, ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। कोई एलिगेशंस नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं लिखना, सिर्फ जो इवेंट्स हुए हैं वो सारे लिखने। या आपको जैसे एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ी तो स्टेट लिखिए, फिर पुलिस ने फिर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की वो लिखिए। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद कितनी तारीख को पुलिस ने मान लीजिए लिख दिया कि 15 मई को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, तो यहाँ लिखेंगे 15 मई 2019 को पुलिस फाइल द चार्जशीट। तो सारा पूरा आपको मेंशन करना होगा पूरा इसी सीक्वेंस में पूरी। जो भी कोर्ट है उसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारा मेंशन कीजिए। और फिर उसके बाद अगर चार्जेस फ्रेम हो गया तो वो भी इवेंट आगे लिखिए पूरा। चार्जेस जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है फ्रेम द चार्जेस, तो सारा पूरा जिस डेट को हुआ है करेक्ट डेट जितनी हो सके बताइए। नहीं पता है मंथ पता है तो मंथ लिख दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए। जो भी सीक्वेंस लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स है पूरा आप लिखिए और कोशिश कीजिए जितने से कम पेजेस हैं उस पर लिखिए। अब मैं फिर से इंडेक्स में जाता हूँ। देखिए पहले रूल्स बदलते रहते हैं। पहले क्या होता था कि आज से 10-15 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जब भी हम पिटीशन डालते थे, मतलब 10 साल पहले नहीं 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं, तब ये सिनॉप्सिस को लिस्ट एंड डेट्स एंड इवेंट्स लोग अल्फाबेटिकली नंबर से देते थे, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करके लिखते थे। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी A1 करके यूज लिखा जाता है, जैसे A1 A2। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए सिनॉप्सिस 5 पेज तक के हैं तो A5 तक लिख दिया जाता था, A5। तो अब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें हटा दी हैं। उसने कहा कि नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए जो भी है। तो जैसे हम नंबर 1 से 5 पेज तक है तो नंबर 1 तक लिखेंगे, मेमो पार्टी लिखेंगे तो वो नंबर 6 पे आएगी। तो इस तरह से आपको पेजेस ऐड करने होंगे जो भी इंडेक्स में आप चाहेंगे। तो ये सारे ये तो हो गया आपका लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंडेक्स, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स ऐसे लिखने हैं आपको। उसके बाद हम चलते हैं मेमो ऑफ पार्टी के बाद। मेमो ऑफ पार्टी में देखिए मेमो ऑफ पार्टी भी ऐसे ही लिखना है, उसमें कंप्लीट एड्रेस चाहिए। क्योंकि अगर बार हर पिटीशन पे हर एप्लीकेशन में जो पिटीशनर और रिस्पोंडेंट के नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेमो ऑफ पार्टी में लिखना जरूरी है। जो लिखेंगे वही एक्सेप्ट है, वही ऑन रिकॉर्ड में जाएगा।
तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है, इन दी हाई कोर्ट ऑफ, जो भी जहाँ की भी हाई कोर्ट है वहाँ लिखेंगे, पूरा ऐसे टाइटल लिखेंगे, एट करके लिखेंगे, और साथ में क्रिमिनल केस जो भी है वो नंबर है वो छोड़ देंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्री जब आपको केस रजिस्टर्ड हो जाएगा तब फिर रजिस्ट्री आपको नंबर अलॉट करेगी, आपको सिर्फ ब्लैंक छोड़ना होगा। लेकिन ये टाइटल कंफर्म करके डालना है। जो भी 482 में पिटीशन डाल रहे हैं तो क्रिमिनल लिखेंगे क्रिमिनल मिसलेनियस केस, या जो भी अगर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में डाल रहे हैं तो क्रिमिनल मेन केस, मिसलेनियस मेन केस, ऐसे करके जो भी टाइटल है लिखेंगे। और साथ में इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको ऐड करनी होगी, जो भी जिस तरह जो शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म है वो में लिखना पड़ेगा आपको। इस तरह मेमो ऑफ पार्टी लिखेंगे। मेमो ऑफ पार्टी मान लीजिए आपका नाम है तो अपना नाम पूरा लिखेंगे, नेम, एज उम्र कितनी है, और एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, नीचे ईमेल या टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है वो भी ऐड करेंगे। ये आप हो जाएंगे पटिशनर। मान लीजिए 2-3 पटिशनर है तो सारे पटिशनरों के नाम पूरा डिटेल्स आपको लिखने होंगे। 2 पटिशनर है तो इसमें ऐसे करके जितने सारे डिटेल्स नाम है मिस्टर XYZ जो भी आप लिखेंगे, जो भी है उनका भी जो एज है, जितनी भी एज होगी सब पूरा मेंशन आपको करना होगा। ठीक है सर। अब जो इसके बाद है सारे पटिशनर्स हो जाएंगे, फिर सारे मान लीजिए पटिशनर्स हो, उसके बाद आगे वर्सेस बनाम जिनके ऊपर भी है। मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन के ऊपर आप मतलब जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ था वो मतलब पुलिस स्टेशन जो भी है दिल्ली का कोई पुलिस स्टेशन है उसमें आप लिख सकते हैं पुलिस स्टेशन जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिख देंगे थ्रू मतलब जो पहले लिखेंगे स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। पंजाब है तो पंजाब लिखेंगे, जो भी स्टेट है, थ्रू जिस पुलिस स्टेशन के थ्रू केस आपकी रजिस्टर्ड हुई FIR तो उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। और ये तो हो गया प्लस नंबर 1। और साथ में कंप्लेनेंट को भी जरूर पार्टी बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके लिए फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा, कोर्ट आपसे परमिशन लेनी, कोर्ट आपको डायरेक्शन देगी, उनको भी एक सर्व कीजिए पार्टी को। तो जो भी कंप्लेनेंट है जिनका भी लेडी है, अगर मैं किसी लेडी के फादर ने डाली है तो लेडी का फादर का नाम लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेल यहाँ पर भी, नेम, एज और जो भी एड्रेस, अगर मोबाइल नंबर जो है वो जो भी हो सके वो डालना है। साथ में ये हो जाएंगे रिस्पोंडेंट्स। और फिर थ्रू किसके थ्रू फाइल कर रहे हैं, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखेंगे और साथ में अपना यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो भी वो नाम है आपका। जैसे अगर पिटिशनर इन पर्सन करके फाइल कर रहे हैं तो लिखेंगे पिटिशनर इन पर्सन, अपना पूरा डिटेल लिखेंगे, थ्रू किसके थ्रू आए हैं। यहाँ पर ऊपर सिग्नेचर करने होंगे आपको। ये हो गया आपका मेमो ऑफ पार्टी। जितने भी पेज किया एक कोशिश कीजिए एक पेज में डालिए, अगर 2-3 पेज लग रहे हैं, ज्यादा लोग हैं तो 2-3 पेजों के नाम आएंगे, वो भी आपको इंडेक्स में आपको डालना होगा, चेंज करना होगा जो भी है। फिर इसके बाद देखिए फिर मेन पिटीशन पे आइए, क्रिमिनल मिसलेनियस मेन पिटीशन विद एफिडेविट। एफिडेविट के साथ देनी जरूरी है, बिना एफिडेविट के कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब सॉरी रजिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए जब भी मिसलेनियस पिटीशन डालते हैं तो कैसे डालना है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, टाइटल वैसे ही रहेगा, इन द हाई कोर्ट ऑफ ये ऐड करके क्रिमिनल मिसलेनियस जो भी नाम है, नाम जो भी लिखना होगा, पिटिशनर वर्सेस जो भी जितने भी रिस्पोंडेंट है। फिर इसका हेड नोट देना बड़ा जरूरी है, किस लिए आप क्यों आए हैं 482 CRPC में पिटीशन डालेंगे। मान लीजिए आप क्वैश कराने आए हैं तो लिखे आएंगे क्वैश दी चार्जेस फाइल्ड बाय मतलब बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। क्वैश द चार्जेस फाइल्ड बाय दी फाइल चार्जेस जो भी हैं अंडर सेक्शन 4, मान लीजिए 498 आ गया, 498 के जो चार्जेस आ गए हैं तो उसके 498 लगा सकते हैं। अगर कोई 125 CRPC का जो डोमेस्टिक वाले प्रोसीडिंग्स को क्वैश कराने जा रहे हैं तो वो जाइए। अगर चार्ज FIR को फाइल कराने के लिए क्वैश कराने के लिए तो यहाँ पर लिखिए क्वैश FIR। तो जो भी जिस तरीके से भी क्वैशिंग की रिलीफ मांग रहे हैं वो सारी आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्वैश दी FIR, और पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा कि कौन सी नंबर की FIR है, कहाँ पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई है। इवन अगर इम्पिंज्ड ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल ऑफ ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि इम्पिंज्ड ऑर्डर, जो क्वैश दी चार्जेस, जो क्वैश दी इम्पिंज्ड ऑर्डर, डेटेड जो भी है, जितने भी डेट को इम्पिंज्ड ऑर्डर हुआ है, कहते केस टाइटल लिखेंगे, फिर इसका जो भी केस टाइटल है उसके इसका पास्ट बाय जिसमें लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किया है तो उसके ऊपर जाएंगे, लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऊपर MM जो भी नाम है, डिटेल्स वगैरह पूरा हिसाब लिखना पड़ेगा आपको। तो ये तो आप जो भी आप जा रहे हैं इसका हेड नोट बताना बड़ा जरूरी है, ये आपको
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस तरह से आपको हेड नोट मांगते हैं, और अगर दिल्ली हाई कोर्ट में डालेंगे तो ये वो भी ऐसे लिखेंगे ये, लेकिन हेड नोट इस तरह एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख सकते हो कि पिटीशन अंडर 482 CRPC प्रेइंग टू करके ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेइंग टू क्वैश दी इम्पीच्ड ऑर्डर करके इस तरह विद करके एंड करके भी लिखना पड़ेगा आपको, एंड पास एनी अदर ऑर्डर्स करके ये हर दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे इस फॉर्मेट में लिया जाता है। तो और साथ में एक जब भी पिटीशन लिखते हैं साथ में एक रिलीफ जितनी भी मांग रहे हैं मांगिए, और साथ में ये वर्ड जरूर लिखिए, पास एनी अदर ऑर्डर्स further orders as this honorable court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and in the interest of the justice। ये लाइन लिख देंगे तो सारे कुछ कवर्ड हो जाएगा। कि मान लीजिए कोई कल को कहीं कहे कि अपोजिशन कहे, फिर रिस्पोंडेंट कहे कि प्रेयर तो कन्फाइंड है यहाँ तक कि, लेकिन हाई कोर्ट के पास इनेट पावर्स तो होती है, लेकिन अगर पिटिशनर ये भी लिख देता है कि पास एनी अदर ऑर्डर्स विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ऐसे करके भी लिख देते हैं, तो एक चीज ये कवर्ड भी हो जाती है कि हाई कोर्ट को से वो प्रेयर मांग रहे हैं कि जो भी इससे संबंधित जो भी रिलीफ मिलनी चाहिए वो माननीय हाईकोर्ट प्रोवाइड करे। हो सकता है 498 406 पूरी तरह से क्वेश्चन हो, जो जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाइड ना हो रहे, वो वाले चार्जेस क्वेश्चन है, तो सारी रिलीफ मेंशन नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। तो आगे देखिए फिर आगे क्या लिखा है कि आगे फिर जो लिखना है, फिर टाइटल लिखना है, फिर लिखना है द मोस्ट हम्बल पिटिशनर, जैसे हाई कोर्ट में डाली है, जैसे दिल्ली की हाई कोर्ट है तो दिल्ली में लिखेंगे द जुडिकेचर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर ऑफ द न्यू दिल्ली। तो फिर ये क्योंकि जो भी पिटिशन एड्रेस होगी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और इस कंपेनियन जजेस के नाम पे एड्रेस होगी। फिर इस राइट साइड पे ऐसे लिखेंगे हम्बल पिटिशन ऑफ द पिटिशनर नेम अबव मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोअर्थ, तो फिर सारा लिखेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर लिखना पड़ेगा जिस पिटिशन को ऊपर आप ने 482 CRPC डाली है। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो चार्जेस जिस डेट को फ्रेम हुए हैं उस इम्पेंज्ड ऑर्डर का डिटेल्स, जिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फ्रेम किया उनके डिटेल्स, केस टाइटल क्या हुआ था, वो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने एक टाइटल बता देता हूँ, वैसे लिए मेंशन नहीं करेंगे आप उसमें, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्डर, पर्टिकुलर्स द इम्पीच्ड ऑर्डर। जो भी आप केस फाइल करते हैं, चाहे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी डालेंगे, तब भी इम्पीच्ड ऑर्डर जो है वो पर्टिकुलर्स ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर बताने बहुत जरूरी है। इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो पिटीशन है इस ऑर्डर के अगेंस्ट है। और साथ में ये भी लिखना है कि द डिटेल्स ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर डेट इज अनेक्स्ड एज एनेक्शर P1। जो भी P1 है वो अनेक्शर के आप उसको अनेक्शर नंबर देंगे और उसे P1 करके साथ में अटैच करेंगे उसको, और ये आपको अपने इंडेक्स में भी लिखना पड़ेगा। जो मान लीजिए इम्पीच्ड ऑर्डर है तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ट्रू कॉपी ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर ये है, और अपनी पिटीशन के अंदर भी मेंशन करना पड़ेगा ये इम्पीच्ड ऑर्डर था, ट्रू कॉपी ऑफ द इम्पीच्ड ऑर्डर डेटेड जो भी है सब यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्डर्स के बाद आ जाएगा अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना, कुछ फ्रेम करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम जरूर कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर 498 का केस है, अगर 5 साल बाद डाल दिया है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ आप फ्रेम कर सकते हैं, whether the metropolitan magistrate had committed a gross error in framing the charges, ऐसे करके जो मर्जी मतलब एक प्रॉपर ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो भी हर केस का अलग होगा, तो उसके अगर लग रहा है कि एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ सेट किया ऊपर की कोर्ट ने और नीचे की कोर्ट ने उसे कंसिडर नहीं किया, तो आप एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हम माननीय हाई कोर्ट के सामने कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा वो आप फ्रेम कर सकते हैं। अगर कल को कोई रिवीजन पिटीशन है, वो आपकी डिले मतलब 10 दिन के बाद डिसमिस कर दिया, 5 दिन का डिले के बाद डिसमिस कर दिया, तो फिर आप ये लिख सकते हैं whether the learned ASJ is justified in dismissing the revision petition merely on the grounds of the 10 days delay, whether क्या कहते हैं the provision of the section 5 of the limitation act has to be taken in a liberal way, और जो करके जो भी grounds हैं वो लिख सकते हैं। अगर 498 का केस है तो उसमें लिख सकते हैं कि whether the learned magistrate can frame the charges whether though the complaint filed is
बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन। जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो लग रहा है कि लॉ का वायलेशन हुआ है तो वो आप सेट कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहे। तो अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ तो रहने दीजिए, इस पैराग्राफ को पूरा हटा सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब भी जाएंगे तब भी आपको एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, बिना क्वेश्चन ऑफ लॉ के कोई भी स्पेशली पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाती। लेकिन 482 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका डिजाइन कर, जिस ग्राउंड पे भी आप जा रहे हैं अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फिर उसके बाद लिखने फैक्ट्स ऑफ द केस। सारे डिटेल आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग, कि जैसे मैरिज टुक प्लेस ऑन सो एंड सो डेट, या फिर 125 सीआरपीसी का केस डाला है तो वो भी लिखेंगे कि मैरिज टुक प्लेस ऑन सो एंड सो डेट। सारी शुरुआत तो मैरिज से ही चालू होती है, तो मैरिज का ही सही वर्जन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी हुआ है एंटीसिपेटरी, मतलब एफआई वुमेन सेल के सामने कंप्लेंट गई है वो डिटेल लिखनी है। वुमेन सेल ने रेफ रिकमेंड की, एफआईआर, पुलिस ने कब एफआईआर रजिस्टर की, ये अपनी वर्डिंग्स में आपको लिखना होगा। मतलब इंग्लिश वर्जन में आपको लिखना पड़ेगा, जितना हो सके मिनिमल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो अच्छा है, ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिसॉल्व ना हो, वो इंटैक्ट में रहे। इसके बाद जैसे एंटीसिपेटरी बेल ली, फिर इसके बाद जो भी सीक्वेंस में इवेंट्स हुए, मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट फाइल कर दी, पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, तो सारे सीक्वेंस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे अपनी वर्डिंग्स पे। सिंपल लैंग्वेज लिखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना लिखिए, ज़्यादा लीगल वर्ड्स मत लिखिए, सिंपल कॉन्साइज सिंपल इंग्लिश में लिखिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। ताकि आप एक पिटिशनर हैं, एक फरियादी हैं, जिसके बेसिस पे आप एक फरियाद लेके, मतलब एक पिटीशन लेके आप माननीय हाई कोर्ट के सामने गए। तो आगे तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद जितने भी फैक्ट्स हैं सारे मेंशन कीजिए। उसके बाद फैक्ट्स खत्म हो जाए, फिर ग्राउंड सेटअप करने बहुत जरूरी है। बिना ग्राउंड्स के जो है पिटीशन है वो 482 की, वो आप ये समझी जाएगी ये फ्रिवुलस है। तो जो भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करने हैं। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कोई भी ग्राउंड है, जैसे जो भी मतलब 482 मतलब जो भी 498 का केस फाइल हो गया है, तो और अगर कोई ग्राउंड्स बन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं उसमें। अगर लिख सकते हैं बिकॉज जो Metropolitan Magistrate has framed the charges, though the ingredients of the 406 have not been set out, there was no specific allegations are there। जो भी grounds हैं आप पूरे अंदर लिख सकते हैं। 482 का हुआ, 498 का भी हो गया, whether it's justified to मतलब because magistrate the Metropolitan Magistrate has not considered our version in a right perspective। जो भी है सारा अपना जो grounds है वो आपको लिखने होंगे, जो भी आप मतलब जो भी आपके ग्राउंड्स बनते हैं। तो जो भी ग्राउंड्स हैं वो हम लिखेंगे सारे, जितने हो सके जो भी ग्राउंड्स हैं उसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 पे। और पहला ग्राउंड बेशक ये लिखिए, जनरल ग्राउंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इम्पीच्ड ऑर्डर सफर फ्रॉम द लीगल इन्फर्मिटीज बेस्ड ऑफ अजम्पशन प्रिजम्पशन, ये जनरल ग्राउंड है। लेकिन फिर जो केस के जो ग्राउंड्स हैं उस पर जरूर लिखिए क्यों आप 482 की सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करने के मतलब हाई कोर्ट के पास समक्ष आए हैं। तो सारे ग्राउंड्स आपको मेंशन करने होंगे, 4 5 6 7 8 9 जितने भी ग्राउंड्स हैं। कम लिखिए ग्राउंड्स, लेकिन मतलब जो भी लिखिए करेक्ट लिखिए ग्राउंड्स, जिससे ना लगे कि पिटीशन वेग है। कॉन्साइज में लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ ये ऐड जरूर करना है आपको, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पिटिशनर टू फाइल दिस पिटीशन। अगर आप क्यों कॉम्पिटेंट है फाइल करने, ये तो मैंने ऐसी सब हेडिंग मर्ज कर लिखवा दिया ये समझाने के लिए। लेकिन बिना इस पैराग्राफ के पिटीशन एडमिट नहीं ली जाएगी, क्योंकि आप लिखेंगे कि पिटीशन आप कॉम्पिटेंट क्यों हैं, क्यों ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, आप अफेक्टेड पार्टी हैं, जब विक्टिमाइज्ड किए गए हैं, या आपकी जो भी पिटीशन है वो नीचे की कोर्ट में एंटर मतलब जो भी डिसमिस कर दी है, जो रिवीजन पिटीशन डिसमिस कर दी है, तो आपकी और आप अफेक्टेड पार्टी हैं, आप अक्यूज्ड हैं, तो सारी पूरी कॉम्पिटेंसी आपको लिखनी होगी कि किस लिए आप कॉम्पिटेंट है फाइल करने के लिए, ये तो बताने के लिए था। तो और क्योंकि आप इन्वोक कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन को हाई कोर्ट की अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखना है। और फिर एक ये वर्ड भी लिखना पड़ेगा, व्हाई दिस पिटीशन इज मेंटेनेबल। ये भी मैंने समझाने के लिए ऐड कर दिया, वैसे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं तो रजिस्ट्री आपको ऑब्जेक्शन लगाएगी कि पिटीशन क्यों मेंटेनेबल है। रीजंस बताने पड़ेंगे मेंटेनेबिलिटी के, क्योंकि कोई इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है, यू आर फेसिंग दैट ट्रायल, कोई इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो और जो ट्रायल जो बना है, जो चालू हुआ है, वो फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बेसिस पे चल रहा है, या फिर वेग ग्राउंड्स के वेग एलिगेशंस के बेसिस पे चल रहा है।
इसके लिए हाई कोर्ट की इनहेरिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया गया है, इसलिए आप ये सारी पिटीशन क्यों मेंटेनेबल है ये मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जुरिस्डिक्शन क्लॉज जरूर मेंशन करना है आपको। ऐसे नहीं कि अगर केस आपका मतलब कोई पटना में चल रहा है और आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट की पावर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं दिल्ली की, उसी के ऊपर होगी। और पटना की है तो फिर पटना की हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप वहाँ के जो केस हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जुरिस्डिक्शन बतानी जरूरी है कि कहाँ किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर पेंडिंग है, किस पुलिस स्टेशन में किस पुलिस स्टेशन ने चार्जशीट किस मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाली, और इस हाई कोर्ट की, इस माननीय हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जुरिस्डिक्शन क्लॉज के बिना भी पिटीशन में ऑब्जेक्शन लग जाएगा, तो इसलिए भी लिखनी जरूरी है कि हैज फुल टेरिटोरियल एंड द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर द लर्नड, जो सेशन कोर्ट है, जेएमएफसी की कोर्ट है, चाहे सेशन कोर्ट में चल रहा है तो सेशन कोर्ट का लिखेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट चल रहा है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का लिखेंगे। तो फिर एक ये क्लॉज और लिखना है आपको कि आपने और कोई दूसरी पिटीशन, सिमिलर पिटीशन नहीं फाइल किया। मान लीजिए कई बार क्या हुआ, एक पिटीशन डिसमिस हो गई, दोबारा फिर से उसी ग्राउंड से फाइल कर दिया, तो ये फ्रिवलस पिटीशन गिनी जाएगी। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली है, कोई दूसरी हाई कोर्ट में नहीं डाली है, अगर डाली है मान लीजिए तो उसका क्या ऑर्डर आया वो जरूर बताइए। कई बार जैसे होता है कि पिटीशन डाल दिया, कोर्ट कहती है विड्रॉ कीजिए और आपको लिबर्टी देती है दोबारा से फ्रेश फाइल कीजिए, उसका ऑर्डर दोबारा इस पिटीशन में भी जरूर लगाना है आपको, तो ताकि आपको लिबर्टी दी गई है, ताकि वरना ये कहेंगे कि आप दोबारा से एक और सेम ग्राउंड्स पे पिटीशन फाइल करके आ गए। तो इसलिए आपको अगर नहीं फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये लिखना पड़ेगा कि हैज नॉट फाइल्ड एनी अदर पिटीशन अगेंस्ट द इम्पीच्ड ऑर्डर। बेशक आपने 482 की उस केस में कई फाइलिंग की हुई है, लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर जो सब्सिक्वेंट चेंज हुई है सर्कमस्टांसेस के, उसका मेंशन करना जरूर पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए एफआईआर के ऊपर गए हैं, वो डिसमिस हो गई है, अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं और उस दोबारा से 482 सीआरपीसी के ऊपर फाइल करने आ रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर के ऊपर पहले एफआईआर जो डिसमिस हुई थी वो चीज अलग थी, अब चार्जेस फ्रेम कर दिए, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है और चार्जेस जो है रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ माइंड से यूज करके लगाए गए हैं, तो वो आपको मेंशन करनी होगी। तो ये चीज आपको डिक्लेरेशन देनी बहुत जरूरी है। फिर आपके जो भी कोर्ट फीस है इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, बाद में रजिस्ट्री से पूछ के आप लिख सकते हैं द पिटिशनर हैज पेड दी कोर्ट फीस। और फिर उसके बाद आती है द ग्राउंड्स हो गए, सारी क्लॉज, ये सारे जो भी पैराग्राफ्स हो गए, सॉरी पैराग्राफ के नंबरिंग एरर है उसे करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी नंबर बन देंगे उस हिसाब से आपको, जैसे 15 है तो उसके बाद लिखेंगे 16, फिर इसके बाद लिखेंगे 17, जो भी आपका होगा सारे आपको पैराग्राफिकली जो है वो आपको ऐड करने होंगे। उसके बाद आती है प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज, बिना प्रेयर क्लॉज के पिटीशन पूरी इनकम्प्लीट रहेगी। प्रेयर क्लॉज में वही चीज लिखेंगे जो हेड एंड फुट्स में, मतलब जो आपने हेडिंग्स दी थी उसकी पिटीशन की, तो वही प्रेयर क्लॉज यहाँ पर भी पूरी की पूरी वैसी के वैसे ही फॉर्मेट पे लिखनी होगी जैसे यहाँ पे लिखी थी। क्वैश करने के लिए प्रेयर और हेड नोट्स और प्रेयर क्लॉज की जो डिफरेंस मिनिमम ना के बराबर होनी नहीं चाहिए, बस सेम की सेम होनी चाहिए। ऐसा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहती है कि सेम टू सेम होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे अपना नाम, जो भी एनी अदर ऑर्डर के बाद, फिर इसके बाद लिखेंगे नाम, पिटिशनर का अपना लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे। फिर वेरिफिकेशन क्लॉज देनी बहुत जरूरी है, बिना उसकी पिटीशन के वेरीफाई करना, और यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी पड़ेगी, डेट जो भी है यहाँ पर भी डेट और नेम लिखना पड़ेगा, डेट और प्लेस, दोनों चीजें यहाँ पर पूरी लिखनी पड़ेंगी आपको। फॉर्मेटिंग की थोड़ी गड़बड़ होगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा बाद में। और बाद में आप लिखेंगे वेरिफिकेशन क्लॉज, आई आपका जो भी नाम है, जब 2 लोग हैं तो 2 वेरिफिकेशन क्लॉजेस करेंगे, आई सो एंड सो, नेम सन ऑफ सो एंड सो, एज्ड अबाउट जितने भी साल के हैं, रेजिडेंट कहाँ के हैं, पूरा लिखना पड़ेगा। और एंड द कंटेंट्स ऑफ द पैरा नंबर 1 to जितने भी पैराग्राफ है, मान लीजिए 18 पैराग्राफ तक है तो ये सारा लिखेंगे, और 1 to 18 आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, तो पूरा चीज लिखेंगे इसमें, और कोई चीज आपने कंसील नहीं किया, ये सारी डिक्लेरेशन देंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के पूरा भी एक किस्म से आप बाइंडिंग हो जाते हैं कि आपने सब कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ फिर नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, इन कौंसिल के थ्रू आ रहे हैं तो कौंसिल का नाम लिखेंगे, इन पर्सन आ रहे हैं तो इन पर्सन लिखेंगे। तो ये था क्रिमिनल मिसलेनियस का। अब देखिए मैं अगला क्लॉज पे आता हूं, वो है एफिडेविट का।
देखिए एफिडेविट में भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, उसको आप वैसे ही लिखेंगे, अपना भी जो भी नाम है वो लिखेंगे, बिल्कुल ऊपर तक का तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे सब केसों में लिखते आ रहे हैं, वैसे ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे एफिडेविट ऑफ, कौन एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपका ही है, सन ऑफ सो एंड सो, पूरा डिटेल्स ये आप बताएंगे कि ये आपने एक पिटीशन फाइल किया, यू आर वेल कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स और कंपिटेंट टू स्वॉन दिस एफिडेविट ऑन ओथ, ये सबकी एक कॉमन लैंग्वेज है। और जो ग्राउंड ऑफ पिटीशन जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पिटीशन होनी चाहिए, और जो कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ सो एंड सो है, करेक्ट टू द नॉलेज है, और एनेक्शर जो भी लगाए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो 3-4 पैराग्राफ का एक सपोर्टिंग एफिडेविट है, वो आपको लिखना है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए सबका एक जैसा ही होता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे सपोर्टिंग एफिडेविट हो, इस सपोर्टिंग एफिडेविट में आप डिपोनेंट बन जाएंगे और इसमें नेम और प्लेस ऐड करेंगे और फिर नीचे वेरीफाई भी करेंगे इसको, और इस एफिडेविट को आपको ओथ कमिश्नर से साइन कराना होगा। अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं तो फिर नोटरी, अगर आप दिल्ली में हैं और आप केस फाइल करने जा रहे हैं पटना में, तो दिल्ली में अगर आप ओथ कमिश्नर साइन नहीं कर पाएगा, आपको नोटरी से दिल्ली में कराने होंगे। अदरवाइज ओथ कमिश्नर अगर पटना जाके करा रहे हैं तो फिर पटना में ही ओथ कमिश्नर होंगे, उससे साइन करेंगे। उनकी फीस होती है 20 रुपया पर पेज, मतलब जो एफिडेविट की है, और चंडीगढ़ हाईकोर्ट की 30 रुपया है, और सब कई जो स्टेट है वो 50 रुपये भी ले लेती है। नोटरी का अलग रेट है, नोटरी में आप 100 रुपया भी ले लेते हैं, और कुछ इनका फिक्स नहीं है। वैसे ऑर्डिनरी जो है वो 50 रुपीज के हिसाब से लेते हैं, और कोई स्टैंप भी लगाते हैं 5 रुपए की। तो ये एक बिना अटेस्टेशन के जो है ये एफिडेविट मान्य नहीं होगा, आपको एफिडेविट भी साथ पिटीशन के बाद लगाना होगा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है। देखिए आप कहाँ क्लियर हो चुका है, अर्जेंट फॉर्म क्लियर हो गया, सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स हो गया, मेमो पार्टी क्लियर हो गया, और क्रिमिनल मिसलेनियस जो पिटीशन विद एफिडेविट हो गया ये क्लियर हो गया। अब है एनेक्शर। एनेक्शर कैसे बनाने हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए एनेक्शर सारा टाइप रिटन होगा, लेकिन जब भी एनेक्शर लगाएंगे तो इसके ऊपर मान लीजिए 25 पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट साइड पे लिखना पड़ेगा 25 नंबर का पेज, और एनेक्शर जो भी बना रहे हैं उसके लिखेंगे एनेक्शर P1 ऊपर है। अगर सिमिलरली एनेक्शर 5 है तो एनेक्शर 5 लिखेंगे, एनेक्शर 4 है तो एनेक्शर 4 लिखेंगे, P2 लिखेंगे तो P2, जो भी है नया एनेक्शर बनाएंगे, जितने भी एनेक्शर्स होंगे सबके नंबर ऐड करने होंगे आपको। ये सारे इस तरह से एनेक्शर होंगे, और लास्ट में नीचे लिखना पड़ेगा ट्रू कॉपी, और ट्रू कॉपी करके आपको साइन करने होंगे। बिना ट्रू कॉपी के आपका जो एनेक्शर है, बिना ट्रू कॉपी के आपका जो एनेक्शर है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको ट्रू कॉपी नीचे करके आपको साइन करना होगा। टाइप रिटर्न कॉपी करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको सारे एनेक्शर्स अटैच करने होंगे, जितने भी एनेक्शर्स हैं P1, P2, P3 सारे एनेक्शर साइन करने होंगे। अब आ जाइए मिसलेनियस पिटीशंस के साथ। तो देखिए कोर्ट्स जो हैं स्टे की जो पिटीशन है उसके साथ कहती हैं एफिडेविट लगाई, नहीं तो एक ही एफिडेविट भी आप फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्री से एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि पहले जो कोर्ट्स जो थी वो सब जितनी भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सबका कहती थी कि सबका एफिडेविट लगाइए। इवन सुप्रीम कोर्ट भी सबको कहती थी सबका एफिडेविट लगाइए, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी एक एफिडेविट लगा चुके हैं, इसके अंदर ही अगर ये कंटेंट्स इसके अंदर मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा से सब जितनी भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उनके सबको एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको रजिस्ट्री से एक दफा कंफर्म कर लीजिए कि एक ही एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाए, वो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जो आप एग्जेम्पशन टू फाइल इम्प्यूज्ड ऑर्डर के साथ वो ये एफिडेविट के लिए इंसिस्ट करते हैं। इसलिए आप जो अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है इम्प्यूज्ड ऑर्डर की, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट साहब ने आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिया, वो इम्प्यूज्ड ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल नहीं है, उसको क्यों अवेलेबल नहीं है, उसके साथ आपको एक एग्जेम्पशन टू फाइल एंड सर्टिफाइड कॉपी करके एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जो एग्जेम्पशन टू फाइल टाइप रिटर्न कॉपीज हैं, या सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है, या फिर दूसरी एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि एग्जेम्शन टू फाइल टाइप रिटर्न कॉपीज, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एफिडेविट लगाएं। उसमें आप अपनी जो लैंग्वेज में जो भी चाहें लिख सकते हैं। और जो स्टे लगा रहे हैं उसके लिए भी एफिडेविट कई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो कहती हैं लगाइए, कई कहती हैं कि उसी मेन एप्लीकेशन में लगा दीजिए। नहीं लगाती हैं, लगाने को कहते हैं तो आप हटा दीजिए इसको विद एफिडेविट करके। फिर आप मिसलेनियस एप्लीकेशन जैसे आप स्टे के लिए लगा रहे हैं तो स्टे का आप लिखिए इस तरह से, स्टे भी एप्लीकेशन ऐसी ही होगी, उसमें लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको।
क्रिमिनल मिसलेनियस। सिमिलरली अगर इसका एफिडेविट भी मांगते तो उसका एफिडेविट में भी ऐसे टाइटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि केस तो आपका यही है क्रिमिनल मिसलेनियस केस, लेकिन आपने एक एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन उस एप्लीकेशन का बाद में कोर्ट जो है नंबर देगी, इसलिए आप उसको नंबर को भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसलिए लिखना पड़ेगा क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन सो एंड सो। जैसे सीआरएम जो है दिल्ली में लगाई जाती है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन, सीआरएम में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई जाती है सीआरएम क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो डैश सो एंड सो इन करके ये लगाएंगे, इसका अलग से नंबर आएगा, मींस मेन केस का अलग नंबर दिया जाएगा और इसका अलग नंबर दिया जाएगा कि स्टे के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है। क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे स्टे की तो कोर्ट हो सकता है स्टे ना दे, आपकी ऑर्डर रिक्वेस्ट ना एंटरटेन करे, कहेंगे दोबारा से आप फाइल कीजिए एप्लीकेशन, तो फिर आपको अलग से फिर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर मेन पिटीशन के साथ ही फाइल कर देते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे और साथ में लिखेंगे टू एग्जेम्पशन, नहीं सॉरी ये तो वर्डिंग्स अलग लिख दिए, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, आप आर्टिकल लिखेंगे टू ग्रांट मतलब टू स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द टू स्टे ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द, जो भी कोर्ट है केस टाइटल पूरा लिखेंगे, वो सारा लिखेंगे, जो भी कोर्ट है वो भी आप लिखेंगे, लर्नेड कोर्ट जो है इन केस नंबर सो एंड सो, पूरा केस नाम केस की टाइटल ये सारी आप लिखेंगे। और पास फर्दर ऑर्डर डीम्स फिट एंड प्रॉपर, इसमें भी पूरा लिखेंगे कि ये मॉडिफाई करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, फिर इसमें लिखेंगे जो भी डिटेल्स हम उससे लिखेंगे कि सारे कंटेंट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो ये लिखेंगे हैज द पिटिशनर हैज फाइल्ड द अकम्पनिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन टू सेट असाइड, जो भी है टू क्वैश द इम्पीज्ड ऑर्डर, टू सेट असाइड द मॉडिफाई टू क्वैश द इम्पीज्ड ऑर्डर जो भी so and so and has set out the relevant grounds in the petition which are not been repeated here for the sake of the brevity, इतना भी लिख देंगे तब भी sufficient रहेगा। The grounds here are raised and set in the company have been made the prima facie case आपके फेवर में बन रहा है। और तीसरा कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बताइए, फिर लिखिए that the balance of the convenience जो है वो आपके फेवर में है। अगर नहीं सेट असाइड की मतलब सॉरी नहीं स्टे लगाया गया तो इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा, इसलिए ये मेंशन जरूर कीजिए। उसके बाद लिख दीजिए कि जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जब तक केस पेंडिंग पड़ा है इस माननीय कोर्ट के सामने, तो इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए और कोई भी दूसरा ऑर्डर्स है वो भी दे दिया जाए जो डीम्स फिट एंड प्रॉपर है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी इसी तरीके से। और फिर अगर दूसरी एप्लीकेशन है जो सर्टिफाइड कॉपी आप फाइल कर रहे हैं, एग्जामिशन फाइल कर रहे हैं, तो उसका भी ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर फाइलिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्पीज्ड ऑर्डर एंड एनेक्शर्स एंड टाइप्ड एंड एग्जामिशन टू फाइल टाइप रिटर्न कॉपीज हैं, तो ये भी लिख सकते हैं एग्जामिशन टू फाइल टाइप रिटर्न कॉपीज, जो भी है वो सारी चीजें आप लिखनी पड़ेगी। ये कोर्ट जो है फर्स्ट इंस्टेंस पे अलाउ कर देगी, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस के बेसिस पे सब अलाउ कर देगी। इसमें भी ये लिखना है कि सेम पिटीशन फाइल की है और रेलेवेंट ग्राउंड्स दोबारा से रिपीट नहीं किए गए हैं, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और फिर आप स्टेप्स यूज ले रहे हैं जिसको पिटीशन को फाइल करने के मतलब जो भी है, और इसलिए आप इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए इस पिटीशन को फाइल मतलब इम्पीज्ड ऑर्डर को फाइल करने के लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है उसे दे दिया जाए। तो ये इस तरह की आप एक मिसलेनियस पिटीशन आपको बना जाएगी, ये पूरी आपकी पेपर बुक टाइप की बन जाएगी पिटीशन जब भी आप केस फाइल करेंगे। तो ये पूरा आपका कवर्ड हो जाएगा जब भी 482 की सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करेंगे, तो इस फॉर्मेट पे आपको फाइल करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी जानकारी वर्धक रहा होगा, आपको काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि समय समय पे आपके समक्ष और बेहतरीन वीडियोस लाने का हमें मौका मिले। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।